तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको मिलते हैं मॉडल पेपर। आज बारी है ACC आर्मी कैडेट कॉलेज, जिसका कि एक एग्जाम 5 जनवरी को हो चुका है, 1 अगस्त में होने जा रहा है, के मॉडल पेपर की। ACC जिसमें टोटल सवाल आते हैं 150 और उसमें से ये क्वेश्चन है 25 इंग्लिश के। सबसे पहले सवाल है नरेशन के सवालों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विक्रम ने गोपाल से कहा, व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स? भालू ने आपके कान में आपसे क्या बताया? ये बात विक्रम ने गोपाल से कही। अब ये बात विक्रम ने गोपाल से कही, पूछा जाने वाला सवाल है, तो सेट टू वाला ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गया, केवल आस्क्ड वाला ही ऑप्शन सही हो सकता है। आस्क्ड के बाद दैट का यूज हो ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन और कैंसिल हो गए। हमारे पास इकलौता ऑप्शन बच गया C4 कैलकाटा, यही हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार देख लें, विक्रम ने पूछा गोपाल से व्हाट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हट ही गया। बियर हैड टोल्ड हिम, बियर ने उसको क्या बताया था? इन हिज ईयर्स, उसके कान में क्या बताया था? तो ये हुआ पहला सवाल और इस पहले सवाल का आंसर हुआ बच्चों C4 कैलकाटा। दूसरा क्वेश्चन, ये भी हमारे पास नरेशन का ही सवाल है। तो सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस एक्सक्लेम्ड द नाइट, नाइट मतलब सरदार, तो सरदार जी ने एक्सक्लेम्ड किया कि सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस, कि सेंट जॉर्ज हमारे लिए प्रहार करते हैं या हमारे लिए काम करेंगे। तो द नाइट ऑर्डर्ड सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस, हमारे लिए काम करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमारे लिए प्रहार करो। तो प्रेड तो हो नहीं सकता, रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता, प्लीज वाली बात नहीं है, नाइट रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा। आंसर हमको हमारा मिल चुका है A फॉर एप्पल। यदि हम एलिमिनेशन के प्रोसेस से चलते हैं तो बहुत बार आंसर को अटेम्प्ट करने की तुलना में गलत आंसर्स को रिजेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि आपने देखा। जेनिफर ने मुझसे कहा, व्हाट विल यू डू व्हेन यू लीव स्कूल? जेनिफर ने मुझसे कहा कि आप क्या करेंगे जब आप स्कूल छोड़ेंगे। तो जेनिफर सैड वाला ऑप्शन कैंसिल, जेनिफर आस्क्ड वाला ही लगेगा। आस्क्ड समवन, तो किसने किसी और से नहीं पूछा, ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब जेनिफर आस्क्ड हर, जेनिफर ने उससे नहीं पूछा, मुझसे पूछा, तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन बच गया बच्चों C4 कैलकाटा। गलतियों को ढूंढते चले जाओ, आंसर आपके मिलते चले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देखेंगे कि आर योर एग्जामिनेशंस ओवर? आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा कि क्या आपकी परीक्षाएं ओवर हो चुकी हैं? सो द टीचर आस्क्ड हिम, द टीचर आस्क्ड हिम, आस्क्ड, अब आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा, तो आस्क्ड हिम वाला सेंटेंस गलत हो जाता है। आस्क्ड हिम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपको जो डायरेक्ट स्पीच दिया है उसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो आर हिज एग्जाम्स ओवर, अब टीचर आस्क्ड है तो फिर ये आर से शुरू नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। वेदर हिज एग्जामिनेशंस वर ओवर, ये हो सकता है, दैट नहीं लगेगा, ये भी कैंसिल। आंसर बचा ले दे के C4 कैलकाटा। यदि इसी C4 कैलकाटा वाले ऑप्शन में यहाँ जहाँ वेदर कंजंक्शन लगा है, इसकी जगह कंजंक्शन इफ लगा होता तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो चुका होता। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। इट्स अ कोल्ड डे टुडे क्राइड द बॉय, बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा, आज बड़ी सर्दी है, ऐसा बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा। तो बॉय क्राइड है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्राइड ही रहेगा। एक्सक्लेम्ड हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है ही है। अब वॉज क्राइंग तो नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। सैड भी नहीं लगेगा, ये भी गलत हो गया। एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज कोल्ड दैट डे देन यस्टरडे, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा तो ये भी कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद द ओनली चॉइस एंड दैट इज ऑप्शन नंबर D फॉर दिल्ली। इसके बाद देखो बच्चों, ACC जैसे कंपटीशन की यदि आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है
तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको हमारे पास मिलेगा मेजर कल्ची क्लासेस का लर्निंग ऐप। जी हाँ, ऑफलाइन क्लासेस की समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण मेजर कल्ची क्लासेस का लर्निंग ऐप हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी ऐप, क्योंकि अगर आप कमीशन्ड होना चाहते हैं एसीसी एंट्री के थ्रू, तो देश का इकलौता ऐप जो विशेष रूप से फौजी भाइयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जी ये है हमारे पास एमकेसी लर्निंग ऐप। इसके बाद इस लर्निंग ऐप को प्राप्त करने के लिए जो काम आपको करने हैं लर्निंग ऐप के लिए, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें एमकेसी लर्निंग ऐप, या तो आप कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें 9696330033, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर पाएँ, परचेज कर पाएँ और सारी सुविधाओं का लाभ उठाकर कमीशन अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा कर पाएँ। आते हैं अब हम पर्यायवाचियों के सवालों पर, सिनोनिम्स के सवालों पर। पहला क्वेश्चन है जुबिलेंट, और जुबिलेंट का मतलब होता है बेहद ज़्यादा खुशी में, उत्सुक। तो बेहद ज़्यादा खुशी में, खुशी के लिए आंसर हमारे पास हो जाएगा रिजॉइस। डिजेक्टेड का मतलब हो जाता है बच्चों दुखी, तो ये तो एंटोनिम हो गया, इसकी कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब है दुखी। उसके बाद जोक्युलर का मतलब होता है जोकर, जो हंसाने का काम करता है, जो मजाकिया टाइप का है। सोम्बर, जिसका की मतलब होता है खिन्न, जब हम किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो गए हों तो उसके लिए लगाना पड़ता है खिन्न। तो यहाँ पर लगेगा सोम्बर, जुबिलेंट का सिनोनिम। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन थे जिसमें से हमने अपना आंसर रिजॉइस चूज कर लिया है। आइए अगले सवाल पर, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है लैसीट्यूड। लैसीट्यूड जिसका की मतलब होता है थोड़ा आलसी, थोड़ा नींद आ रही हो हमको, स्लगिशनेस का समय हो, स्लगिशनेस जब नींद आ रही होती है। डिप्रेशन का मतलब होता है हताशा, और स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, हम किसी चीज़ पर आकर ठहर गए हों। और डेलिकेसी का मतलब होता है कोमलता, नाजुकता आदि, ये सब इस डेलिकेसी का मतलब होता है। उसके बाद 8वां सवाल, 8वां सिनोनिम जो आपके पास मौजूद है ये है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड ये सिनोनिम है, और इस डेसिकेटेड शब्द का मतलब होता है ड्राई। डेसिकेटेड का मतलब होता है ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा, शुष्क। ड्रेन का मतलब नाली में बह जाना, फेड का मतलब फीका पड़ना, क्लियर आप जानते ही हैं, इट मस्ट बी क्लियर। अगला शब्द है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड हमारे पास है, और कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है स्मगलिंग का माल, जो भारत सरकार, किसी देश की सरकार ने अपने देश में मंगाना प्रतिबंधित किया है, या तो उस पर टैक्स है और बिना टैक्स चुकाए माल आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग, मतलब स्मगल्ड। तो स्मगल्ड के बाद ये है बर्गल्ड। बर्गल्ड का मतलब होता है किसी के घर में दरवाज़ा तोड़कर, खिड़की तोड़कर, दीवार तोड़कर हम घुस जाएं और सामान उठा लें। बैफल्ड का मतलब होता है थोरोली कंफ्यूज्ड, बुरे तरीके से परेशान, व्यथित। और जगल्ड का मतलब होता है बाजीगरी, जगल्ड का मतलब होता है बाजीगरी। तो जी ये हमारे पास शब्द हैं, क्वेश्चंस हैं। फिर 10वां है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है बच्चों निष्फल। एबॉर्टिव का मतलब निष्फल, जिसका परिणाम प्राप्त ना होता हो। निष्फल है तो सिनोनिम का ही सवाल है, और निष्फल के लिए फिर पर्यायवाची बैठेगा अनसक्सेसफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त। लॉफुल का मतलब होता है कानूनी, लॉफुल का मतलब होता है कानूनी। और फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक। तो ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, CDS CPF की अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं FCAT की, तब आप सीधे मेजर कल्चर क्लासेस चले आइए। ACC के कैंडिडेट्स तो ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ लें, लेकिन CDS के बच्चे, CAPF के बच्चे, FCAT के बच्चे अपनी सफलता को 100% कन्फर्म करने के लिए जुड़ना ना भूलें मेजर कल्चर क्लासेस से। जुड़ने के लिए आपको बस कॉल करनी है 9696330033। ठीक जी। आइए 11वें सवाल पर, इडियम्स का सवाल है। टू पुट 2 and 2 टुगेदर, 2 और 2 को एक साथ रखना। तो टू बी एट द बट ऑफ, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, दिए गए तथ्य से किसी चीज को निचोड़ लेना का मतलब 2 and 2 को मिला देना। अगला है
टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, कि लाइनन मतलब होता है चादर, गंदी चादर को पब्लिक में धोना। तो टू क्वेरल ओपनली, टू क्वेरल ओपनली, तो क्वेरल ओपनली मतलब क्वेरल ओपनली का मतलब खुल के झगड़ा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होगा टू रीड केयरफुल्ली, टू रीड केयरफुल्ली। फिर 14वां सवाल, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है पनिशमेंट झेलना, और पनिशमेंट झेलना का मतलब टू सफर इविल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का 14वां सवाल। फिर 15वां सवाल पर आइए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या मतलब होता है जिसका? एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो टू चेंज द थिंग्स, टू वर्क एंथुसियास्टिकली, टू ट्राई एट मोस्ट, टू क्लीन एंड टाइडी। तो टू ट्राई येट मोस्ट, जितना भरसक हो सके कोशिश करना, इसका मतलब बैठा। ये इडियम्स के सवाल हुए। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, स्पॉटिंग एरर, बाल की खाल निकालने वाली अंग्रेजी इसी ग्रामर में होती है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट हिज मीन्स इज वेरी लो, yet he can raise his family very well, that his mean is very low, his means are very low। means मतलब होता है संसाधन, और ये होगा प्लूरल। आंसर हो गया हमारे पास बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें, ऑल द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण के समय में, फॉरेन का मतलब विदेशी, इन्वेजन माने घुसपैठ, आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण के समय में विलेजेस आफ्टर विलेजेस वाज लूटेड, तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं, विलेज आफ्टर विलेज वाज लूटेड। तो यहां विलेज आफ्टर विलेज वाज लूटेड। 17वें सवाल का बी फॉर बॉम्बे चलेगा कि विलेज आफ्टर विलेज वाज लूटेड, यहां ना कि विलेजेस प्लूरल नहीं बनेगा। 18वां, ही यू एंड आई वर्शिप लॉर्ड शिवा, मैं, आप और तुम लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। तो प्रोनाउन के सीक्वेंस की गलती है, प्रोनाउंस के सीक्वेंस में ही यू नहीं लगेगा, पहले सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन लगता है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए समस्त प्रोनाउंस को 2, 3, 1 के रूप में सेट करते हैं, और यहाँ पर ही पहले लगा है, यू बाद में लगा है, जबकि ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। तो क्या करिए कि यू पहले जाएगा, ही उसके बाद आएगा, तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट अनएनिमोसली, कि जो जूरी है, जो जूरी मतलब न्यायपालिका है, हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, यहाँ देयर वर्डिक्ट नहीं, इट्स वर्डिक्ट होगा। जूरी कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, लेकिन यहाँ सिंगुलर होगी क्योंकि अनएनिमसली, बिना किसी भेदभाव के, जब एक राय में जूरी के सदस्य काम करेंगे तो उसको सिंगुलर माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अपना के लिए इट्स का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्टूडेंट वर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एग्जाम्स, जो बच्चे थे वो पेपर देने से डरे हुए थे, एस चूंकि द क्वेश्चंस वर वेरी हार्डली, तो गलती एडवर्ब की है कि क्वेश्चंस वर वेरी हार्डली नहीं, क्वेश्चंस वर वेरी हार्ड, ना कि क्वेश्चंस वर वेरी हार्डली। तो 20 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको मेरे साथ पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। आइए देखते हैं पैराग्राफ। अधिकांश सफल कंपनियां, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक मिशन स्टेटमेंट होता है कि वो किस मिशन पर काम करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स का आमतौर पे नहीं होता, व्यक्तियों का अलग से नहीं होता। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर योर ओन लाइफ, अपनी ही लाइफ के सीईओ के तौर पर नॉलेज के इस युग में आपको ज़रूरत है एक लेज़र लाइक फोकस। जैसे हर कंपनी का एक लेज़र होता है हिसाब किताब का रजिस्टर, ऐसे एक व्यक्ति को भी आवश्यकता है कि उसका एक लेज़र होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। आपको आवश्यकता है मिशन की और एक मिशन स्टेटमेंट की। एक मिशन के रूप में आपको जीवन जीना है, उस मिशन का एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो डिस्क्राइब करे
कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, ना कि केवल जैसा आप खुद का जीना चाहते हैं। डिफाइनिंग द पर्सन यू वांट टू बिकम, उस व्यक्ति की भी परिभाषा होनी चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। नॉट जस्ट द टाइटल यू वांट टू सी ऑन योर डोर, ना कि केवल वो टाइटल जो आप अपने दरवाजे पर देखना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ आपने देख लिया। आउटलाइनिंग द नॉलेज यू विल रिसीव, उस नॉलेज को भी आउटलाइन करिए जो आप रिसीव करेंगे, ना केवल डिग्री आप कमाएंगे, आप अपना नेक्स्ट प्रमोशन जो उसमें कमाएंगे वो भी लिखिए। मैं इस प्रोसेस को इस तरीके से शुरू करता हूं कि यूनिकनेस ऑफ माय एसोसिएट्स, आप अपने संगी साथियों की यूनिकनेस के बारे में जानकारी करें, अपने क्लाइंट्स की यूनिकनेस के बारे में जानकारी करें, दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में, और ट्रीट करें उस सारी यूनिकनेस को लविंग कंसर्न, प्रेम भरे कंसर्न संबंध के साथ। आई वॉज क्रिएटेड टू लीड माई सेल्फ एंड अदर्स टू अंडरस्टैंड विन विन रिलेशनशिप्स, मैं खुद को और दूसरों को समझा पाया ये विन विन रिलेशनशिप्स, और कैसे हम यूज़ करें इम्प्रूव करने के लिए सभी लोगों के जीवन को, उन सभी लोगों के जीवन को जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं। आप भी कैन फ्रेम योर मिशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद योर कोर वैल्यूज, जो आपकी कोर वैल्यूज हैं उनके साथ अपने मिशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करिए। वर्किंग आउटवर्ड टू योर मटीरियल डिजायर्स एंड फाइनेंशियल नीड्स, और अपनी भौतिकवादी आवश्यकताओं तथा आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। What should a person's mission statement begin with? Your core values, what you want to acquire, your monetary ambitions, your next promotion. जाहिर सी बात है कोर वैल्यूज के साथ मिशन स्टेटमेंट व्यक्ति का शुरू होना चाहिए। 22वां, व्हाट इज द नरेशन, व्हाट इज द नरेटर्स मिशन, ये जो नरेटर है इसका कहानी पैसेज कहने वाला, इसका मिशन क्या है? टू डिस्करेज हिज फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स इन एवरी एंडेवर, to improve the lives of all the associates, to improve the life of all the associates। ये अपने पूरे सर्किल के जीवन की वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। What does a win-win relationship mean? एक win-win relationship का मतलब क्या होता है? एक win-win relationship का मतलब होता है कि everyone must win, there are no challenges, the relationship is beneficial to both the parties। win-win situation का ये मतलब है कि सबके लिए लाभ है। 24वां सेंटेंस, व्हाट आर द सजेस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट के सजेस्टेड कंपोनेंट क्या हैं? विन विन एटीट्यूड, फाइनेंशियल नीड्स, नॉलेज, कोर वैल्यूज, कोर वैल्यू तो होना ही चाहिए, मटेरियल डिजायर, फाइनेंशियल नीड्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लव, मटेरियल डिजायर, कोर वैल्यूज, जॉय, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कोर वैल्यूज, मटेरियल डिजायर, फाइनेंशियल नीड्स, ये होने चाहिए इस विन विन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। आई शैल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू आंसर। वीडियो के लास्ट तक टिके रहिएगा, आपको एसीसी के सभी 150 प्रश्न अपने उत्तरों के साथ मिल जाएंगे। हैव अ वेरी नाइस टाइम, ग्रेट डे हैड, गुड डे, जय हिंद। जय हिंद एंड बहुत 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 वेलकम है आपका फिर से मेजर कलसी के इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके अनुपमा मैम लेकर हाजिर हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चंस एज यूजुअल, और आज का जनरल साइंस डेडिकेटेड है एसीसी के स्टूडेंट्स को। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फिजिक्स के भी इंक्लूडेड होने वाले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेस्ड हैं पीवाईक्यू पर और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। सो कीप इट अप और देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये क्या होता है? ठीक है, तो आप सिंपली देखो ये डायमेंशन लेस होता है। ओके, इट इज डायमेंशन लेस, लेट मी टेक द पेन, इट इज डायमेंशन लेस। ओके, नेक्स्ट वन, द प्रोजेक्टाइल्स, अच्छा हिंदी भी है, यू कैन रीड इन हिंदी टू। Two projectiles A and B thrown with the speed in the ratio 1/√2 acquire the same height if A is thrown at an angle of 45 degrees with the horizontal, the angle of projection of B will be।
ठीक है, तो यहाँ बी का प्रोजेक्शन पूछ रहा है जो कि 0 डिग्री होगा। ठीक है, बी का प्रोजेक्शन पूछ रहा है जो कि 0 डिग्री होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एज कंपेयर टू द पर्सन विथ वाइट स्किन द पर्सन विथ ब्लैक स्किन विल एक्सपीरियंस। देखो जनरली वाइट और ब्लैक स्किन का मतलब यही होता है, हमने बायो में ये पढ़ा है कि ये मिलानोसाइट्स का पूरा खेल होता है। मिलानिन कोशिकाएं जिस तरीके से वर्क करती है उस पर बेस्ड होता है। तो जिस भी पर्सन के अंदर मिलानोसाइट्स ज़्यादा हैं, ही विल लुक ब्लैक और थोड़ा सा डार्क स्किन का, एंड जिसके अंदर थोड़ी सी कम है वो थोड़े से फेयर दिखाई देते हैं। तो इनमें क्या सर्दी गर्मी का एहसास भी मैटर करता है? तो जी हाँ, आप समझ लें, जिनकी भी डार्क स्किन है उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। दैट इज़ वाई हमें मना किया जाता है कि बहुत गर्मियों में ब्लैक क्लोथ्स ना पहने, लेकिन सर्दियों में पहन सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है। हालांकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ब्लैक कपड़ा पहनने से क्या होता है, सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो मैच कर रहा होगा, मोर हीट एंड मोर कोल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उनको ज़्यादा ठंड लगेगी और ज़्यादा गर्मी लगेगी। नेक्स्ट, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द ऑब्जेक्ट यूज इट। भाई देखो, कोई कृत्रिम उपग्रह है तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? वो पेंडुलम वॉच होती है, वो पेंडुलम वॉच होती है जिससे ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं वर्दी पहनने का, तो मेजर कल से ज़रूर ज्वाइन करें। और देखिए बच्चे, पहले तो आप देख रहे हैं चीज़ों को और अपने लिए बेस्ट चूज़ करें, ज्वाइन करें। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और हमारे पास CDS, CFF, FCAT और भी सारे के सारे जितने भी आर्म फोर्सेस से रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है, बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं आपके लिए। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ मेंशन है, रिटन SSB स्टडी मटेरियल। तो हर कोई कहता है कि जो भी है वो एग्जाम से डिक्टो होता है, तो बिल्कुल इस चीज़ को अवेल कराइए आप। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सोलिड। भाई देखो, किसी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको लैमिनेट क्यों किया जाता है, यही बात क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में ज़रा देखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड। ये क्या करता है? एनर्जी लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फेज ऑफ करंट इन LCR सर्किट। फेज ऑफ करंट इन LCR सर्किट क्या होता है? श्रेणी LCR में धारा की कला क्या है? तो देखिए सिंपली कि वो बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लीडिंग फ्रॉम द phase of the potential and after resonance frequency lagging from the phase of potential। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट वन, जेनर डायोड इज क्या है? ये एम्पलीफायर है, रेक्टिफायर है, ऑसिलेटर है या वोल्टेज रेगुलेटर है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट वन, विच इज़ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। बिल्कुल बिना सोचे टेलीफोन पे टिक करेंगे। ठीक है, बिना कुछ सोचे ही क्या करेंगे? हम टेलीफोन पे टिक करेंगे। इट इज़ द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बिल्कुल अच्छा, जैसे ही हमने ऑफलाइन चीज़ों की व्यवस्था रखी है, वैसे ही ऑनलाइन भी व्यवस्था रखी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कोई ऑफलाइन आने में सक्षम नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, हम ऑनलाइन भी उसी सुविधा के साथ आपके लिए खड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए, अपने लिए बेस्ट चूज़ करना चाहिए, जिसमें आप ये फॉलोइंग नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि इसका जो लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से जल्दी अवेल कराएं इसको। द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है। इवन दो फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बट सिंपली समझो, किसी सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन के एटम में कितने ज़्यादा प्रोटॉन और कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, वो यही पूछ रहे हैं ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं की है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो सिंपली समझो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हो तो उसका एटॉमिक मास बनता है, भाई हम कार्बन जानते हैं 612 है ना, हम जानते हैं ना भाई इस चीज़ को।
तो ये क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगर इस पे चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पे फर्क डालेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं डालता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर। सो सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आता रहता है। एल्यूमिनियम है सबसे ज़्यादा अबंडेंट अर्थ क्रस्ट पर जो मेटल है। अगर एलिमेंट पूछे तो आप ऑक्सीजन कर सकते हैं कि एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, तो दैट इज़ एल्यूमिनियम। ऑलवेज याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज, एलिमेंट्री मतलब उसकी नैसर्गिक यानी मूल अवस्था में हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है। ऑरेंज कंटेन्स, ऑरेंज में क्या होता है हम जानते हैं, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड। टार्टरिक किसमें है, टैमरिंड के अंदर, टैमरिंड में पाया जाता है, यानी इमली के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड किसमें, टोमेटो और स्पिनच के अंदर, स्पिनच। टमाटर में और पालक के अंदर। लैक्टिक एसिड किसके अंदर है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड के अंदर, दही के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ही बच्चे इस टाइम पे मेजर कल्सी क्लासेस आपको हमारे स्टडी मटेरियल्स 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल करा रहा है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिल्कुल घर बैठे ही ऑर्डर करें और अगर बिल्कुल बेहतरीन चीज़ों का चयन करें। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक्स का कलेक्शन मिलता है जो कि शॉर्ट में और अच्छी तरीके से याद करने के लिए बुलेट पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो बिल्कुल इसको अवेलेबल कराइए अपने एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी इंग्लिश हर एक मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उसी तरीके से ये अवेलेबल है और हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। विच वैरायटी ऑफ ग्लास इज हीट रेजिस्टेंट, मतलब हीट रेजिस्टेंट ग्लास कौन सा है, तो बिना कुछ देखे पायरेक्स ग्लास। ठीक है, पायरेक्स ग्लास है जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है। विच सब्सटेंस इज मिक्स्ड विथ एलपीजी टू आइडेंटिफाई द लीकेज, दैट इज मेथिल मरकैप्टन। हालांकि इसे एथिल होना चाहिए। ठीक है, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, लेड पेंसिल कंटेन्स, आप अगर जानते, देखो लेड का सिंबल होता है पीबी, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रॉड है हमारे साथ, क्योंकि लेड पेंसिल नाम होता है लेकिन इसमें लेड बिल्कुल नहीं होता, 0% होता है। ग्रेफाइट पाया जाता है इसमें। ठीक है, क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट वन, सिनबार इज एन ओर ऑफ सिनबार, मरकरी का ओर होता है, हम जानते हैं किसका है, मरकरी का ओर है, मरकरी का अयस्क होता है। ठीक है, तो देखो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस कि अब जब तक हमारा एग्जाम जो है बेटा तभी सक्सेसफुल होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल आप उसके लिए भी सारी व्यवस्था लेकर आया है आपके लिए मेजर कल्सी क्लासेस, जिसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी सुविधाएँ अवेलेबल कराई जाती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के साथ ही आपको अवेलेबल होता है। दैट इज़ 199 से ही शुरू है। तो बिल्कुल आप सोचे इतने में तो बंदा चाय पानी करता है, तो आपके लिए बिल्कुल सही बात है, ज्वाइन करें। और देखिए बच्चे, कुल मिलाकर आपको अपनी सक्सेस और एग्जामिनेशन से मतलब होना चाहिए, आप उसके लिए बेस्ट चूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएस टाइप राइबोसोम आर फाउंड ओनली इन, एटीएस राइबोसोम किस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं? जी नहीं। बैक्टीरिया में तो बिल्कुल नहीं, ह्यूमन गट ओनली में नहीं होते हैं, दैट इज यूकैरियोटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एटीएस टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये इंट्यूगमेंट और मसल को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ये इंट्यूगमेंट और मसल्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। विच मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी? बच्चे अगर मिनरल की बात की जाएगी तो वो कैल्शियम मिनरल होता है जो कि ब्लड कोगुलेशन के लिए हेल्प करता है, यानी कि कैल्शियम आयन। व्हाट्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट बाइल? बाइल मतलब पित्तरस। ठीक है, बाइल मतलब पित्तरस। इज नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन, हाँ ये तो सही है। स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, बिल्कुल पित्ताशय में ही तो ये स्टोर रहता है। इज इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर नॉर्मल डाइजेशन ऑफ शुगर, नहीं ये गलत है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे रिगार्डिंग कौन सा होने वाला है, वो होगा हमारा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन,
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, दैट इज सेलुलर रिस्पिरेशन इन रैबिट अकर्स। भाई रैबिट को के अंदर कोशिकीय श्वसन कैसे होता है बच्चे? उनकी जो लाइनिंग ऑफ लंग कैविटी होती है ना, वहाँ से वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is which of these are essential for blood clotting? again it is important। देखो बच्चे यहाँ पर आयन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। आप बोलोगे मैम कौन कौन? ये सभी मिलकर ब्लड कोगुलेशन को कराते हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर ब्लड कोगुलेशन को कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बिसाइड्स यूरिनेशन अनदर इम्पोर्टेंट, मतलब देखो उत्सर्जन के अलावा शरीर से पानी के लॉस का कौन सा माध्यम होता है? तो उसको एक्सपीरेशन कहते हैं बेटा, निःश्वसन यानी कि श्वास छोड़ना। जब आप सांस छोड़ते हो तब भी आपके शरीर से कुछ मात्रा में जल निकलता है, यानी कि ऐसे सांस लेकर देखो हाथ ऐसे नम हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आए हैं। तो ये भी एक वाटर लॉस का मीडियम होता है। नेक्स्ट वन, the three bones that constitute the pelvic girdle of a rabbit, पेड़ू करधनी को बनाता है किसके अंदर? रैबिट के अंदर। उसका नाम होता है बेटा इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तीन ये बोन्स हैं जो कि पेल्विक गर्डल का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, एसिटाइल कोलिन इज। एसिटाइल कोलिन क्या होता है बच्चे? देखो हमारे अंदर क्या है, हम जानते हैं हमारा नर्वस सिस्टम एक जाल है तारों का, एक तार से दूसरे का कनेक्शन है, एक तार से दूसरे तार का कनेक्शन है। इस तार का कनेक्शन अगर ढीला या टूट जाए तो हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमारे यहाँ बेटा सेल्स जो होती है वो ऐसे ऐसे जुड़ी रहती है, यानी कि ये हमारी एक सेल है और ये हमारी एक सेल है, इनके बीच जो ट्रांसफ़र कराता है सूचनाओं का वो एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? केमिकल ट्रांसमीटर अक्रॉस साइनेप्स। साइनेप्स मतलब इन दोनों के जुड़ने का स्थान यही साइनेप्स है, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच के साइनेप्स के बीच ये क्या करता है? केमिकल ट्रांसमीटर का काम करता है एसिटाइल कोलिन। कहाँ? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें और पढ़ते रहें। ऐसे ही किसी एक और अच्छी सी सीरीज़ के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद टू ऑल। जय हिंद बच्चों। आइए आज बात करते हैं एसीसी का मॉक टेस्ट के मॉडल पेपर के बारे में। रीजनिंग का मॉडल पेपर जिसमें आप देखेंगे 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से आपका आता है, लेकिन जो क्वेश्चन हम लेके हाजिर हैं आपके लिए रीजनिंग के लिए, उसमें 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में डिक्टो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर इन क्वेश्चन को करके आप जाते हैं तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, 100% हेल्पफुल रहेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पे आपका दिया गया, देखिए कोडिंग का आपका दिया गया है, प्रोफेशन आपका है, और इसका अगर आप कोड देखते हैं सेम लेटर है, यहाँ पे जो आपका लेटर है वही लेटर यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें सेम लेटर में कैसे हम ढूंढें, तो भाई यहाँ पे आप देखिए NOISS है, NOISS मतलब ये 5 लेटर को क्या किया गया? उल्टा किया गया है, यस। अब इसमें अगर आप देखेंगे 3 और 2 5, तो ON से आपका स्टार्ट होना चाहिए, पीछे से ONAR होना चाहिए। ONAR यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, ONAR होना चाहिए। तो यही आपका बचा हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे क्या दिया गया भाई, इसमें आपका दिया गया है O का आपका 12 लिखा गया है। तो भाई O का तो 12 होता नहीं, 15 होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे रिवर्स लेटर है L, तो यल का तो आपका 12 होता है। सेम उसी तरीके से यफ अगर हम बात करते हैं, यफ यू हो आपका होता है, ओ आपका एल होता है, आर आपका क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। तो ये आपका 9 और ये 12, ये 21, इसको जब आप जोड़ेंगे 21 9 30 और कितना हो गया आपका 42। हमसे क्या पूछा गया? फ्रंट का। तो यू आपका आ जाएगा, आई आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लब।
ये आपका UIL यहाँ पे ये इसी का दिया गया, देखिए ये तो 42 हो ही गया आपका। और इसमें क्या और जोड़ना आपका, देखिए n है ना, तो n का कितना हो जाएगा m, और आपका यहाँ पे t का आपका GT रोड आपका, तो ये 13 और ये 7, 13 7 20 और इसमें जोड़ दो, तो 20 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 62, 62 निकल कर आपका आसानी से आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखें तो n के दाईं ओर 8वां अक्षर, अब n के दाहिनी तरफ 8वां अगर चाहिए तो यहाँ पे देखिए विपरीत क्रम में अगर आप लिखते हैं a से कहाँ तक, a b आपका हो जाएगा यहाँ पे m n आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका z होगा। उल्टा लिखेंगे तो z आपका, तो आप बताएंगे n m आपका आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a हो जाएगा, ठीक विपरीत क्रम में। और n के आपका किधर, n के दाईं ओर अगर आपको 8वां चाहिए, n के दाहिनी ओर 8वां, तो इधर से टोटल कितने लेटर हो जाएंगे 14, तो 14 माइनस 8 अगर करेंगे तो कितना आएगा 7, तो इस तरफ से कितना आ जाएगा आपका g आ जाएगा, कितना आ जाएगा g आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शब्द के सभी अक्षरों को अच्छा यहाँ पे वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अब मध्य में कौन आएगा। भाई यहाँ पे अगर आपका क्या बोला गया है कि मध्य में अगर हम इसको व्यवस्थित करें, पहले इसको देखिए, अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, तो सबसे पहले तो आपका A आएगा, अब B तो है नहीं तो इसके बाद कौन आएगा, C आएगा, C के बाद आपका क्या आ जाएगा, D आएगा, D के बाद क्या आ जाएगा, E आएगा, E के बाद F, G, H आपका नहीं है, I आ जाएगा, I के बाद आपका J, K आपका L आ जाएगा, M है नहीं, N फिर O, N के बाद आपका O आ जाएगा। और वैसे भी कितना लेटर है आपका 1 2 3 4 आपका हुआ 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, बीच में कौन सा आएगा, 6th लेटर आएगा आपका बीच में, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 मिल गया आपका L, तो यहाँ पे बीच में जो आ जाएगा वो कौन आएगा, L आएगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया 1 2 3 आपका, तो यहाँ पे आपका 4 है 5 है 7 है, अगला कितना आएगा, अगला अगर आप ऐसा देखते हैं इसमें तो यहाँ पे 1 3 5 आपका ये 7, तो यहाँ पे आपका 7 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से आप सोच नहीं सकते हैं। अगला अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इसमें ये 3 और 2 आपका अगला कितना है 5 है, और यहाँ पे आपका 3 और 1 यहाँ पे 4 आ गया है, ऐसा है तो ये आपका 7 लाया गया कैसे, 4 और 3 7, और यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया 5। अगला लाने के लिए अगर हम देखते हैं तो 7 और 4 कितना आ जाएगा 11, तो पहली वैल्यू तो आपका 11 आएगा इसके अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 11 हो सकता है पहला। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर आप देखिए कितना घटाते हैं बच्चों, 29 और 1 कितना हो जाएगा 30, कितना कम हुआ आपका, तो यहाँ पे आपका 9 कम हुआ है, कितना कम हुआ 9, यहाँ पे आप देखिए कितना कम हुआ है, आप बताएंगे यहाँ पे आपका 17 3 20, 9 3 12, 12 कम हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना कम हुआ है, तो यहाँ 12 और 3 15 कम हुआ है, यहाँ पे 3 कम करेंगे आपका, आप देखिए अब 3 3 बढ़ता जा रहा है, 15 3 18 घटाएंगे तो 2A आपका 1400 में से 16 और चला जाएगा, 1384 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 1384 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका जो बच्चा चाहता है एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू तैयारी करना, बिल्कुल CDS CPF FCAT ACC ICJ के लिए आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, रतौंधी किससे होता है आपका विटामिन A से, स्कर्वी किससे हो जाएगा आपका विटामिन C से हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये 20 है, यहाँ पे 19 है, ये 17 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि आप यहाँ पे क्या दिया गया आपका, अगर हम बात करते हैं 17 18 UV आपका BC है, तो FG आपका बिल्कुल IH नहीं हो जाएगा, I के बाद J आता है, F आपका G है, GH है, ये भी सही है। आगे बात करते हैं ST आपका IH आपका I के बाद J आएगा, F के बाद आपका क्या आ जाएगा, F के बाद G, H के बाद I, एक ही ऑप्शन बचा इस अनुसार, तो आप इस अनुसार आप आसानी से ढूंढ सकते हैं आंसर।
आगे बात करते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया सलाह है, आपका परामर्श सुझाव है। भाई इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना ही पड़ता है, बाकी आपके मर्जी के ऊपर होता है। आगे बात करते हैं कौन सा इसमें अलग 144, 181, 196 और 121, ये आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे क्या है आपके स्क्वायर हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी का भाई है, ए क्या हो जाएगा बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी क्या हो जाएगा ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी आपका क्या हो जाएगा सी की बहन है, ई डी की माँ है, ई डी की क्या हो जाएगी माँ है, बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई का क्या लगेगा आपका, तो भाई ये पोता, ये आपका बेटा बेटी, आगे आपका पोता पोती। तो यहाँ पे अब पता तो है नहीं जेंडर, तो नाती होगा या फिर नातिन होगी। आगे बात करते हैं अगला, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह, देखिए अपनी बेटी का विवाह, ये मनुष्य है, इसकी एक बेटी है, इसका विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया, अपनी मामी के बेटे से कर दिया। मामी इसकी कब होंगी, इसकी क्या हो जाएंगी माँ होगी। माँ का क्या हो जाएगा, माँ का यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, माँ का क्या हो जाएगा भाई, माँ का भाई हो जाएगा, भाई का जो लड़का होगा अपने मामी के बेटे। अब यहाँ पे अगर मामा का बेटा भी होगा तो मामा का बेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मामा का क्या हो जाएगा बेटा जो होगा वो इसके मामा का बेटा मतलब इसका भाई लगेगा, कर दिया। दामाद पहले उस मनुष्य का क्या होगा, तो भाई पहले तो वो क्या फुफेरा भाई ही तो था, क्या था फुफेरा भाई था। लेकिन यहाँ पे आप देखो, आप खुद को रख दो एक बार, मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह, मान लो मैं हूं, मैं अपनी बेटी का जो विवाह है अपने मामी के बेटे से अगर कर दिया है तो मतलब मैं उसका क्या लगूंगा, उसके बुआ का लड़का। दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहता था, तो फुफेरा भाई ही तो था, बुआ का लड़का उनके। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका। देखिए CDS CPF एफकेट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कॉल करिए 9696330033 पर कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखिए आपका दिया, मैं उत्तर की ओर जाता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़ता हूँ, फिर दाईं ओर बाईं ओर, दायां और बायां क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो क्या बचा, ये उत्तर है, उत्तर का किधर घूम जाना है दाहिना, ये क्या हो जाता है आपका पूरब हो जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे भी देखिए सेम सवाल, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर है, भाई यहाँ पे पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 45 डिग्री दाहिने घूमता है, दाहिने घूमता मतलब इस तरफ आता है, पुनः 180 डिग्री आपका मतलब इधर आ जाता है पीछे, तत्पश्चात 270 डिग्री आपका बाएं घूमता है। तो 270 डिग्री, तो यहाँ से अगर बायां घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये भैया 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 आपका यहाँ पे आ जाएंगे, 270 डिग्री यहाँ पे आ जाएंगे। अब वह कौन सा दिशा होगा, इधर पश्चिम, इधर आपका क्या होता है पश्चिम होता है, इधर आपका क्या होता है दक्षिण, पश्चिम दक्षिण आ जाएगा। तो पश्चिम दक्षिण आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे 4 बच्चे अकरम, बोपसी, प्रिया, तुलसी, सीढ़ी, अकरम सीढ़ी पर खड़े, अकरम सीढ़ी पर बोपसी से ऊपर है। यहाँ पे देखिए अकरम सीढ़ी पर, अकरम सीढ़ी पर बोपसी से क्या है ऊपर है, बोपसी से ऊपर है। बोपसी अकरम और प्रिया के बीच में है, बोपसी अकरम और किसके बीच है भाई, प्रिया के बीच है, बोपसी अकरम और प्रिया के बीच में है। तुलसी भी अकरम से ऊपर है, तुलसी भी क्या हो जाएगा अकरम से ऊपर है, तुलसी भी अकरम से क्या है ऊपर है। तो नीचे से दूसरा, तो नीचे से दूसरा कौन है बोपसी है, तो नीचे से दूसरा कौन है भाई बोपसी है यहाँ पे। आगे बात करते हैं अगला, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं, ए क्या हो जाएगा बी के दाहिने, तो आपका दाहिना, ई बी के बाएं हैं, ई क्या हो जाएगा बी के बाएं है, बी के बाएं आपका बायां, परंतु सी के दाएं हैं, ई सी के दाहिने हैं, ई क्या हो जाएगा सी के दाहिने। ए डी के बाएं है, ए क्या हो जाएगा डी के बाएं है। तो बीच में कौन बैठा है यहाँ पे, तो बीच में आपका कौन बैठा है बी बैठा है, यहाँ पे बीच में कौन बैठा है बी बैठा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन आपका
इसमें अगर हम देखते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि भाई दिल के शक्ल के अपोजिट क्या हो जाएगा। सबसे पहले इनसे जब क्लॉकवाइज आप घूमोगे तो सबसे लास्ट में ये मिलेगा, इनसे क्लॉकवाइज आप घूमेंगे सबसे लास्ट में ये मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो दिल के अपोजिट में कौन जाएगा, यही जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। आगे देखिए नेक्स्ट, आपका नीचे दिए गए 5 के विपरीत आपका चाहिए। 5 का विपरीत अगर चाहिए तो यहाँ पे 6 3 6 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 5 का विपरीत बचा कौन सा, 1 है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यदि आने वाले कल से अगला दिन, यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे आज है, आने वाले कल से अगला दिन, आने वाला कल यहाँ पे है, अगला दिन क्या है भाई, यहाँ पे रविवार है। क्या आपका रविवार है। तो बीते कल से पिछला दिन, बीते कल से पिछला दिन, यहाँ वाला दिन क्या होगा। रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार। शनिवार से पहले क्या हो गया आपका, शुक्रवार। शुक्रवार से पहले क्या हो गया, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से पहले क्या हो गया, बुधवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। आगे 25% डिस्काउंट के साथ बुक चाहते हैं मंगाना तो आप मेन साइट से बिल्कुल आसानी से मंगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, परीक्षा का साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, आवेदन पत्र, विज्ञापन। तो भाई अगर आप देखेंगे, आप जॉब की वैकेंसी निकलती सबसे पहले क्या आता है, तो आप बताएंगे सबसे पहले ही एडवर्टाइजमेंट आता है। 5 आपका सबसे पहले आता है। अच्छा भाई, 5 के बाद आपको बताना है, इसमें आपका 6 हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, बिल्कुल 5 के बाद आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताना है 2 3 4 में कौन आएगा, तो 2 3 4 में आपका कौन आएगा। तो भाई यहाँ पे इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा या फिर अपॉइंटमेंट होगा आपका। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, आपका परीक्षा होता है। यहाँ पे इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर परीक्षा हो जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा। 2 के बाद आपका तब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट होगा, फिर आप प्रोबेशन पीरियड में रखे जाएंगे जिसमें आपकी जाँच वगैरह होती रहेगी। आगे बात करते हैं, सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, यस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह, आपका वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति कौन था, तो आप बताएंगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लास्ट में आपका इसमें जो दिए गए हैं वो कौन होगा, 5, 2 और 5 लास्ट में आएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 और 5। अब इसमें आपको पता करना है, 2 के बाद आपका 1 तो आएगा ही आएगा। तो 2 के बाद आपका 1 आ गया, इतनी की कहानी हो गई। पहले गिरी, फिर इसके बाद आपका क्या आते हैं, ज्ञानी जेल सिंह। तो यहाँ पे 4 के बाद आपका 3 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी पार्ट में आपका दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं प्रतियोगिता में कुल कितने हैं। तो भाई दोनों को जोड़ कर क्या करते हैं, -1। तो यहाँ पे 7 जोड़ दो चाहे, कितना आ जाएगा आपका 91। कितना आ जाएगा, टोटल आपका 91 हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया आपका कि मिनट, दिन और महीना। तो भैया मिनट आपका पहले छोटा है, तो फिर इसके बाद दिन है, फिर आपका महीना है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। इसमें आपका दिया गया कि अगला फिगर कौन सा होगा। देखिए जैसे इसमें आप देखेंगे अंदर वाला तो एक आपका बढ़ा है इसमें, ठीक है। अगला आप देखेंगे, अगले में जब आप गए हैं तो एक आपका यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, खिसका हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे तो फिर से एक बढ़ गया, फिर इधर आप तो खिसका हुआ है, फिर आगे आप जाएंगे तो यहाँ तो बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। बाहर वाला भी एक है, तो बाहर वाला जब आप देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ, एक बढ़ाया गया लेकिन यहाँ से खिसका दिया गया है। इसमें जब आप देखेंगे, अब इसमें क्या रहा आपका, सेम रहा। फिर अगले में आप देखेंगे एक बढ़ा दिया गया है लेकिन इसको खिसका दिया गया है। अब अगले में क्या रहा आपका, सेम रहा। अगले में एक बढ़ा दिया जाएगा लेकिन ये चीज़ आएगी इस साइड और यहाँ पे होगा खाली। तो यहाँ पे खाली होना चाहिए, तो यहाँ तो खाली है नहीं ऐसा। तो आपका किस में है, सिर्फ बी पार्ट में है। आगे चेक करिए आप अगला, यहाँ पे आप देखेंगे इसको आप मोड़ेंगे 90 डिग्री, तो इसको आप मोड़ेंगे 90 डिग्री नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ तो आएगा लेकिन दोनों तरफ तो एरो भी नहीं होंगे, ये होगा या फिर ये होगा। इसको जब आप मोड़ेंगे तो उसका अपोजिट में बना है, इसको जब आप मोड़ेंगे तो उसके अपोजिट में एरो बनेगा कांटा। तो कांटा आपका इस साइड आएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये रहे 25 सवाल जो कि आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने एसीसी के दोस्तों के लिए अरिथमेटिक का मॉडल पेपर लेकर आपके बीच में हूं।
तो आइए बिना देर किए पहले सवाल पे आते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13, तो देखो 11 एंड 13 बोथ आर को प्राइम नंबर, दोनों कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो अगर कोई संख्या 11 से कैंसिल होगी, 13 से कैंसिल होगी, तो फिर उसे इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब 11 इंटू 13 से ज़रूर डिवाइड होना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा आपको जानना है कि अगर नंबर को प्राइम है तो जो नंबर को प्राइम के पेयर में आए हुए नंबर से डिवाइड होंगे वो जो नंबर को प्राइम पेयर में आए हुए नंबर से डिवाइड होंगे वो नंबर्स उन दोनों के प्रोडक्ट से अवश्य ही डिवाइड होंगे। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यक्स के किस मान के लिए अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड है तो इससे 11 और 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 + 3 + 9 + 5 + 3, ये आ गया 32। 32 में क्या प्लस कर दे, 4 प्लस कर दे। अगर 4 प्लस कर देंगे तो वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, और जब तक 9 से डिविजिबल नहीं होगा 99 से होने का प्रश्न ही नहीं आता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो बस आपको पता होना चाहिए, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस का 5 और माइनस का 6 प्लस का 9। तो माइनस वाला एक साथ ले लो, माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया मेरे भाई, और प्लस का कितना है, 2 और 5 7, 7 9 16, तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी नहीं वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 20 7/196। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखें तो सिर्फ यही से काम बन जाएगा। जैसे आपने इसको जोड़ा 13 + x/13, ये बराबर किसके है, जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा, 196/169 का रूट है मेरे भाई। दिस इज 14 एंड 13, तो ये 13 तो 13 हो गया। इट मीन्स x = 1 है। x इक्वल कितना है, 1। अब जब तक x इक्वल नहीं रखेंगे तब तक हमें उस सवाल का आंसर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो, बहुत सुपर्ब सवाल है। जब भी कभी रूट में वेरियस नंबर्स को प्लस या माइनस किया जाए तो आपको सिर्फ मेरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। हमेशा यहाँ आ जाओ, लास्ट वाली संख्या को देखो, इसके बाद क्या लगा हुआ है, प्लस। तो 3 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपका जवाब होगा सर 3 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। यही सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये क्या है, इसको अगर कॉमन कर लें 5.32 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 56 + 44 आ जाएगा। और नीचे कौन है, भैया, नीचे कौन है, यहाँ से देखो a² - b²। तो एक बार आएगा 5.32 और एक बार आएगा 10। देखो ना, a + b a - b करेगा तो 5.32 से कट गया ये हो गया आपका 100। 100 को 10 से भाग करेंगे, 10 पूरा का पूरा आ जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले नेक्स्ट जो स्लाइड है उस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों। जो भी हमारे भाई CDS CPF AF कैट ACC ICG AC की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराने वाले हिंदुस्तान में गिने चुने इंस्टीट्यूशन ही हैं, और उनमें भी सबसे टॉप मोस्ट का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो MKC है, क्योंकि हम वो इंस्टीट्यूशन हैं, हम मतलब हमारी पूरी टीम जो हमेशा हर बार के आए हुए रिजल्ट में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। अर्थात कि अगर आपको अपना रोल नंबर वहां देखना है तो आपको MKC से जुड़ना पड़ेगा। MKC से जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, अपने को क्या चाहिए, SCF चाहिए भाई, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ना, P और Q में दोनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर 3 कॉमन है, और यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, 2 की पावर 3 और 3 कॉमन है, बस 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं, तो बस काम खत्म। 2 की पावर 3 और 3 इसका SCF हो जाएगा। SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो बड़ा से बड़ा कॉमन निकल सकता है वही आपको देखना होता है।
नेक्स्ट, प्रथम 5 सम संख्याओं का HCF तो 2 होगा, तथा प्रथम 5 विषम संख्याओं का HCF विषम है तो 1 होगा। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 आएगा। इवन नंबर अगर फर्स्ट से आया तो 2 आ गया, तो 2 4 6 8, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 ही आएगा। और जब ऑड नंबर होंगे तो 1 3 5 1 3 5, वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या है। परिवार में 5 बच्चे हैं, जब उनकी औसत आयु 10 वर्ष थी तो 5 वर्ष का, देखो 5 बच्चे थे, 10 वर्ष औसत आयु थी तो 50 साल परिवार की आयु थी। एक बच्चा 5 वर्ष का एक बच्चा मर गया, तो अभी परिवार की औसत आयु कितना है? 45, और टोटल आयु 45 है। उस बच्चे की मृत्यु के 4 साल बाद 4 साल बाद, तो 4 साल मतलब अभी देखो परिवार में श्री राम, परिवार में एक बच्चा मर गया तो कितने बचे? 4 बचे। तो 4 का 4 साल बाद 16 साल इसमें जुड़ जाएगा, तो कुल कितना हो गया? 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 6 5 11, 4 1 5 1 6। अभी कितने बंदे हैं? 4। तो 15 सही कितना आ रहा है? 15 सही 1/4। 15 सही 1/4, ये आपका 61/4 ये एवरेज एज आ जाएगी। अगला देखो, 770 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B और C का 2/9, यहाँ से क्या कर लेते हैं ना, A/B + C जैसे ही करेंगे 2/9 आ जाएगा। इट मीन्स कि A को देना होगा 2 यूनिट और B और C को मिला के देना होगा 9 यूनिट। तो कुल पैसा कितने में बांटना है मेरे भाई? तो आपने कहा सर 11 यूनिट में बांटना है। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना? 770। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70। A का पूछा है, A को 2 यूनिट देना है, अर्थात कि A को कितना देना होगा बच्चा? 140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 140 आपका करेक्ट आंसर। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने से, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो अमाउंट हो उसका पहले उतना परसेंट निकाल लो। 20% का मतलब 1/5, 36/5 का मतलब 7 रुपया 20 पैसा आ गया। आधा किलो चीनी, तो हाफ केजी चीनी की कीमत 7 रुपया 20 पैसा, तो 1 केजी की 14 रुपया 40 पैसा हो गया। लेकिन ये जो ना, ये बाद वाला मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? ये बाद वाला मूल्य है ना, रिड्यूस्ड प्राइस है। अभी क्या बोला है? आरंभिक कीमत क्या थी? तो जैसे बोला 20% की कमी, वैल्यू 80 और मॉडल 100 हो गया। देखो ओरिजिनल तो वही होगा भाई, ओरिजिनल तो नहीं, 100% बात सही है। ओरिजिनल क्या होता है? जो 100% होता है। तो बस 100 का गुणा कर दो, 100 चाहिए मुझे 80 पर, 0 0 कैंसिल, 18 8 144। इट मीन्स कि चीनी का सही वाला जो भाव था मेरे भाई वो 18 रुपया पर केजी था। कितना? 18 रुपया पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस को अपन 100 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 का 8/5। इट मीन्स ये कितना आ गया आपका? 160। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया मेरे भाई? आपका प्रॉफिट कितना आ गया? तो आपने कहा सर मेरा प्रॉफिट आ गया 60%। कितना आ गया? 60%, जो डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस जो चलती है हमारे यहाँ, CDS CPF AF कैट, आप समझ लीजिए उत्तर भारत में तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो स्पेशली इन कोर्सेज को चलाता होगा, इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराता होगा। तो आपको कहीं और सोचने, जब विचारने, भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप हमसे जुड़ें। हमसे जुड़ने का एक ही माध्यम आपको 9696330033 पे कॉल करें, या सीधे ज्ञान की धरती प्रयागराज इलाहाबाद में आ जाएं, MKC पूछ के हमसे मिल ले। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विक्रेता 8 रुपये में 15 चीकू खरीदता है। कितना खरीदता है? 8 रुपये में 15 चीकू खरीदता है मेरे भाई, और 6 रुपये में 10 बेच देता है। 6 रुपये में 10 बेच देता है। इन दोनों का LCM 30 होगा, तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 3 से, तो इधर भी कर दो। 16 रुपये में 30 खरीदता है और 3 से गुणा करेगा तो 18 रुपये में 30 बेचता है। पता चल गया 2 का घाटा, 2 का फ़ायदा 16 पे होता है आउट ऑफ 100।
2 का फ़ायदा 16 पे, तो 1 का 8 पे 12.5% का लाभ होगा। क्या होगा? 16 में खरीद के 18 में बेचता है तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4। कितना भैया? 1/4 का मतलब 25%। तो एक बात बताओ, 5 साल में 25% होना है तो 5% 1 साल का होना पड़ेगा। अगर 5 साल में 25% होना है तो 1 साल का कितना होगा? 5% हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, उन्नति एक काम को 20 दिन में कर सकती, प्रगति की कार्य क्षमता, देखो जो प्रगति है ना वो उन्नति की तुलना में 25% ज़्यादा कार्यकुशल है। मतलब इन दोनों का रेशियो 5:4 का है। अभी कह रहा उन्नति 20 दिन में करती है तो 4 यूनिट एनर्जी से अगर 20 दिन में, तो 1 यूनिट से 20 चौक 80, प्रगति के पास 5 है भाई, 5 एनर्जी से 80/5 का मतलब 16 दिन या 16 घंटा जो भी दिया होगा 16 दिन आपको लग जाएगा, मतलब प्रगति को लग जाएगा। नेक्स्ट, एक यात्रा को कार से तय करता है, एक व्यक्ति एक यात्रा को कार से तय करता। अ मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार इफ़ ही कवर्ड 30%। ऐसे प्रश्नों में टोटल डिस्टेंस को 100 मान लो, 100 का 30% 30 किस चाल से आया है मेरे भाई? वो 20 की चाल से आया है। फिर क्या बोल रहे हैं? 60% ऑफ द डिस्टेंस, तो 100 का 60% 60 किस चाल से आया भाई? 40। तो देखो 100 में कितना निकल गया? 30 और 60 निकल गया, बचा कितना? 10 किस चाल से आया? 10 से। तो ऊपर देखो 100 है, ये देखो 3/2 तो कितना? 1.5 3 और 1 आ जाएगा 4, तो 100/4 का मतलब 25। इस सवाल को सॉल्व करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो एक नाव धारा की विपरीत दिशा में बी से ए तक की दूरी था धारा की दिशा में ए से बी तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में चाल मेरे भाई यू है, धारा की चाल 3 है, टाइम 3 है, डिस्टेंस निकालना होगा u² - v² 2u इंटू टी, ये तरीका है डिस्टेंस निकालने का, ये फॉर्मूला है। तो u कितना है? 9, तो एक बार 9 में 3 जोड़ दो 12, 9 में से 3 घटा लो 6 और बटे 2u का मतलब कितना? 9 दूनी 18 और टाइम कितना लग गया? 3 घंटा ना, 3 घंटा कितने लगा? 3 घंटे। तो 3 छंग 18, 6 से 6 पूरा ही पूरा कट गया, मतलब जो दूरी है ना वो 12 है। कितना है? 12। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो ना, √3/4 a² = 9√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है। तो यहाँ से क्या होगा? √3 से √3 कैंसिल, a² = 36 आ गया, इट मीन्स a = 6 आ गया। माध्यिका की लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई √3/2a होगी, √3/2 a बोले तो 6 आ गया, तो 2 3 जा 6 अर्थात 3√3 आपके इस क्वेश्चन का सही वाला उत्तर है, 3√3। अगले स्लाइड पे आओ। अगली स्लाइड पे एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें, आप जानते हैं कि आपके लिए किताबों का सिलेक्शन कितना, सही किताबों का चयन कितना इम्पोर्टेंट मसला होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए जो किसी कंपटीशन के हिसाब से बनाई गई हैं, तो हमारी किताबें हर सब्जेक्ट की आप घर बैठे इनको मंगा सकते हैं। तो बिना देर किए आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप देखो ना, 4a कितना दिया है? 4a 20 दिया, इट मीन्स a बराबर कितना आ गया? तो आपने कहा सर a बराबर 5 आ गया, ठीक है। एक विकर्ण 8 है, तो आपको पता होना चाहिए d1² + d2² बराबर 4a² होता है। एक विकर्ण मतलब कि डायगोनल एक 8 है, तो 8 8 64, दूसरा वाला d2 है नहीं पता, और बराबर 4 a² कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से d2² बराबर 36 आ जाएगा, अर्थात कि d2 बराबर 6 आ जाएगा। अभी अपने को पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ d1 d2 होता है। तो बोले हाफ d1 बोले तो 8, d2 बोले तो 3, d2 बोले तो 6, d2 बोले तो 6। तो यहाँ से कैंसिल कर लिया, 2 चौक 8, 4 छंग 24, कितना आ गया? 24 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द सेम, देखो अगर किसी, अच्छा क्षेत्रफल ये किसका है? वर्ग का, स्क्वायर का। तो जब भी कभी एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल परिमाप बराबर हो
तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ही ज़्यादा होगा आयत से। जानने वाली बात है, जब भी कभी एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर हो तो ऑब्वियस सी बात है जो स्क्वायर का एरिया होगा वो ज़्यादा होगा किससे, रेक्टेंगल के एरिया से। तो आपके सवाल का करेक्ट आंसर P इज ग्रेटर देन Q है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 63 की चाल से जा रहे उसी दिशा में, तो पहला तो 63 माइनस 3 कर दो 60 आ गया, 60 को 5/18 से गुणा कर दो तो 6 18, 50/3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई। जाना कितना है 500, तो 500/50 गुणे 3, 50 से 50 कैंसिल हो गया मेरे भाई, 30 सेकेंड का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 30 सेकेंड का समय लग जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन खंबे को 15 सेकेंड में और 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में, देखो ना 15 सेकेंड में खंबा पार करती है। खंबा कितने टाइम में, 15 सेकेंड में, और 25 सेकेंड में कितना, 100 मीटर दूरी। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया 10, यहाँ कितना आया 100। तो इसका मतलब 10 सेकेंड में जो ट्रेन है वो 100 मीटर जाती है, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी 10 मीटर। अभी अपने से क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। तो एक बात बताओ मेरे भाई, 15 सेकेंड में कितना जाएगी, तो आपने कहा सर 15 सेकेंड में 150 जाएगी, और ये 150 ही तो उसकी लंबाई है, यही तो उस ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल, 3000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 है ना, तो 30,000 रुपया है। अगर मैं इसको 115/100 पावर में 2 कर दूं, और ये 2/3 है, तो 15 गुणे 2/3 का मतलब 10% हो गया। 110/100 कर दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अमाउंट। तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा आपका, 30,000 गुणे 23 का स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर गुणे 11/10, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका 30, सॉल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा 30 और 13 33,000, 33,642.5, 33 नहीं 43,000। तो जब मैं इसमें से 30,000 घटा दूंगा, 30,000 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13,642.5 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आप वैसे डायरेक्ट भी ट्री मेथड से इसको निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी का रेशियो कितना है भाई, 11:7, 11 और 7 है। बी और सी का कितना है, 5 और 19 है, 5 और 19। ए बी सी चलो गुणा कर लो, 55, 35, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। ये सी ऑप्शन में फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म में, लास्ट टर्म का लास्ट टर्म में। और इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 75 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को 90 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय में किस अनुपात में मिलाए जिससे 80 रुपया हो जाए। रूल ऑफ एलिगेशन 10 और 5 का मतलब 2 और 1, कितना हो जाएगा, 2 और 1 के रेशियो में मिला दें। तो ये रहे वो 25 क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार एग्जाम तक आपके लिए यूं ही मॉडल पेपर लेकर आता रहूँ, मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आती रहेगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या कोई डाउट हो तब भी पूछ सकते हैं, समझ में आए तो उसको आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। एमकेसी परिवार का हिस्सा बने, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे शेरों, हम लोग आज देखते हैं एसीसी के जीके के बेहतरीन प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आखिर यहाँ गौर से पढ़ें क्या लिखा गया। संविधान सभा को भारतीय अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन ऑफ द इंडियन एक्ट 1947। ऑप्शन डी। ठीक शेरों, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में मद्रास
निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? Who among the following became the member of the Constituent Assembly from Madras constituency in the year 1946? तो इसका यहाँ पर हंसा, जीवराज मेहता, कमला चौधरी, अम्बू स्वामीनाथन एवं बेराम एजाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे शेरों? ऑप्शन सी। क्या होगा भैया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? When was the 10th session of the Constituent Assembly was held? तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? 6 to 17 अक्टूबर 1949, 4 नवंबर 1948 to 8 जनवरी 1949, 16 मई to 16 जून 1949, 14 to 31 जुलाई 1947। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न गौर से देखें। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब किए थे मेरे शेरों? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? Who among the following was appointed the temporary president of the Constituent Assembly? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पोररी, ठीक मेरे शेरों, 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India? तो यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन मेरे शेरों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, आउट ऑफ विच वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। निम्नलिखित में से किसने पहले वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? Who among the following first proposed the suggestion of a constituent assembly in the year 1935? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यमयन राय। कौन मेरे शेर? एमएन राय। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे? Who among the following was not a part of constituent assembly responsible for drafting of the Indian Constitution? तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक शेरों। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? Which act was replaced by the Indian Constitution as the fundamental document governing the country in the year 1950? तो इसका 10वां का करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट, अगला शेरों, कम टू द। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बताएं, आप फौरन
एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो इंडियाज़ नंबर 1 डिफेंस ऐप, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। CDS, CPF, एफकैट, SCC, ICG या AC। ऑनलाइन तैयारी अफोर्डेबल फी ऑफ प्राइस में लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं। आज ही इस नंबर पर संपर्क करें। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। अगला प्रश्न गौर से देखें। निम्नलिखित में से किसी अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? डायआर्ची सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। कहाँ पर निम्नलिखित में से केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो यहाँ स्टेट में थी और 1935 क्या होगा? 1919, 1937, 1935 और 1909। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब हम लोग और आगे बढ़ें। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? द्वैत प्रणाली वाला आप सीधे रटे रहे। 19 में प्रांतों में और 35 में कहाँ? 35 में आपका केंद्र। अगला when in which year did the Constituent Assembly of India start functioning? 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला पॉइंट। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? Who were the members of the Constituent Assembly by which of the Constitution of India was enacted? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट अगला पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? Who among the following was not a member of the drafting committee of the Indian Constitution? B.R. अम्बेडकर, आलाद कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी अय्यर और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब हम लोग देखें भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? 296, 313, 318, 316। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों ऑप्शन बी 313। नेक्स्ट अगला गौर से देखें। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन इट्स इंटायरिटी कब? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए ही सही है, 26 जनवरी 1950। ठीक शेरों? तो 16 का मेरे शेर ऑप्शन ए। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1949। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949। इसीलिए इसको आप संविधान दिवस के रूप में मनाते। इसी दिन लिखित कार्य पूर्ण हुआ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द क्रिएटर ऑफ द या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, नो, B.R. अम्बेडकर। तो क्या होगा मेरे शेरों? B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट
अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज? यहाँ पर देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? एम ए जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट जवाब 19 का शेरों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस, CDS, CPF या कैट की तैयारी के लिए आप फौरन इस नंबर पर संपर्क करें। लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं और जुड़ते ही आपको रिटर्न, SSB, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर जैसी बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि नवंबर 26, 1949 is an important day in our constitution, our constitutional history, because यहाँ पर आप बहुत ध्यान से जाने, क्यों भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता शपथ नो, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया, इस दिन भारत गणतंत्र बना, इस दिन संविधान का पहला संशोधन नो। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन हमारे 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि जनवरी 26 was chosen for the inauguration of the constitution because, क्यों इसको शुभ दिन माना गया है? उस दिन वर्ष 1942 को भारत छोड़ो नो, कांग्रेस ने इस वर्ष को 1930 में स्वाधीनता। ऑप्शन 21 का क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक मेरे शेरों। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब आप देखें, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडलों में प्रस्ताव। तो 22 का मेरे शेरों कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, इसी के प्रस्ताव के द्वारा गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी। नेक्स्ट शेरों अगला, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली, द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज established under this act, Government India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1858। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? ऑप्शन बी। कौन सा भैया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नो, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट अगला, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन, वॉल्केनो नो, ब्लॉक नो, प्लेट्यू नो, लेयर या फोल्डेड। लेयर या फोल्डेड, यही आप पढ़ते आए। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान को किस और
नाम से भी जाना जाता है? बाई व्हाट अदर नेम इज थार डेजर्ट आल्सो नोन? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ऑप्शन ए। कुछ प्रश्नों को आप देखते ही जड़ दें। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। इज नोन एज द ईस्टर्न माउंटेन रेंज। अरावली पश्चिम में है, काराकोरम नॉर्थ में है, शिवालिक भी नॉर्थ, पटकोई बुम। अर्थात 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सह्याद्री पर्वतमाला भारत की से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। द सह्याद्री माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम टू द फार साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कन्याकुमारी। कहाँ से? मध्य प्रदेश से? नो, गुजरात से। कहाँ से भैया? गुजरात। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू? जवाडी पाई जाती है, बेलकोंडा, लुसाई, नल्लमल। ऑप्शन बी। कौन नहीं पाई जाती भैया? ऑप्शन बी, लुसाई। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न गौर से देखें। अगला, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करती? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ म्यांमार? बांग्लादेश करता है, इंडिया, कंबोडिया। करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? व्हाट इज द मेन मिनरल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम एंड सिलिका फ्यूज्ड, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एवं सिलिका एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? खूब ध्यान से देख लें। सिलिका एंड एल्युमिनियम क्या होगा? सिलिका एंड, जैसे ला मीन्स आयरन। तो एक तो ये हो गया, और इसके बाद आपका एल्युमिनियम तीसरे पर, और यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम। तो हाँ, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट शेरों अगला हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले आप खूब गौर से देखें। MKC पब्लिकेशंस आप फौरन जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स, बुक्स जो आपको फौजी बनाएं, और आप फौरन ऑर्डर बुक करें। ये रही हमारी पब्लिकेशंस की बुक जो 25% का आपको डिस्काउंट दे रही, महा डिस्काउंट। इसका फ़ायदा उठाएं, फ्री डिलीवरी की भी सुविधा आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट, महाविभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड? नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसी? नो, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। क्या होगा शेर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली वॉल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट जवाब क्या होगा? माउंट कुक, नो। माउंट ब्लैंक, नो। माउंट एल्ब्रुस। कौन सा? ऑप्शन सी मेरे शेरों। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, आइवरी तट कहाँ स्थित है? वेयर इज आइवरी कोस्ट लोकेटेड? पश्चिमी अफ्रीका। कहाँ मेरे शेर? पश्चिमी अफ्रीका। नेक्स्ट, विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड? मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, वेटिकन सिटी। कौन सा मेरे शेर? वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला पॉइंट,
सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। इंडियाज नेबरिंग कंट्री विद द स्मॉलेस्ट एरिया इज, कौन सा है? तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों पहला ही है, ऑप्शन ए भूटान, नेपाल नो, बांग्लादेश नो, श्रीलंका नो, तो कौन? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका कब? 1975 नो, 1985, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट, उत्तर ध्रुवीय अनुवर प्रदेश टुंड्रा है। आर्कटिक बैरन रीजन टुंड्रा एज डेसिडिवस नो, ट्रॉपिकल नो, कोल्ड डेजर्ट, कौन? कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन? तो वेटिकन सिटी पहला ही है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा? वेटिकन सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य या मास्क्ड डांस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल मास्क डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जवारा नो, गंभीरा, गंभीरा क्या होगा मेरे शेर? ऑप्शन 41 का बी, गंभीरा। नेक्स्ट शेर अगला, बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य शैली है? बिहू इज द फोल्क डांस स्टाइल ऑफ विच इंडियन स्टेट? असम पहला ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखें आप, अगला भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? इन द कॉन्टेस्ट ऑफ भांगड़ा डांस द नेम भांगड़ा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड? तो 43 का मेरे शेरों हैम्प से, किससे? स्टाइल नो, रिद्म नो, मूवमेंट नो, एम्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट शेर, धनाधन हम लोग आगे बढ़े, ऐसे ही आपको एग्जाम बहुत तेज करना। तमिल समर देव गुरुगन की पूजा समारोह के मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म बाय डिवोटीज ड्यूरिंग द वर्शिप सेरेमनी ऑफ द तमिल समर गॉड मुरुगन? कौन सा? मुरुगन। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट जवाब क्या होगा? शेरों कावड़ी, कुंभी, थेरुकुसु और मारियालोट्टम। तो क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? थेरुकुथु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट से अगला हम लोग देखें, निम्न में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को सुरक्षित रखते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द डांसर्स बैलेंस पोट्स विच लिट लैम्प ऑन दियर हेड्स? तमाशा, चरी, कोली, धनगरी। तो 45 का मेरे शेरों करेक्ट जवाब चरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? विच लीडर गेव अस BT सूत्र? नो, यहाँ CR सूत्र, CR दास नो, तिलक नो, C राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न गौर से देखिए, अगला रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876? विलियम इवर्ट, ग्लैडस्टोन, आर्थर बाल्फोर, जॉन रसेल, बेंजामिन डिजराली। तो 47 का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, बेंजामिन डिजराली। नेक्स्ट अगला पॉइंट, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित
करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? इन विच ईयर was the Arms Act controlling the possession and use of arms and ammunition passed? 1959, 1942, 1950, 1947। तो इसका करेक्ट जवाब 40A का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए 1959। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया? इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज वज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया? 1917, नो 1923, नो 19, ऑप्शन डी 1911। नेक्स्ट अगला और लास्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? विच अमेरिकन जर्नलिस्ट कवर्ड द सॉल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन धरसना? एडवर्ड मुरो, कार्ल बर्नस्टीन और वाल्टर लेलैंड, कोनकाइट, बेब मिलर। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों ऑप्शन बी डी बेब मिलर। तो ये रहे हमारे शानदार 50 क्वेश्चन। हम लोग फिर मिलेंगे और इसी के साथ आज रोकते हैं। तब तक के लिए मेरे शेरों जय हिंद।